नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उन वीडियोज का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिन्हें आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अल्पाइन नामक वनस्पति कहाँ पाई जाती है। देखिए, चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन एक, टुंड्रा जीवोम में। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अब देखिए, जो टुंड्रा जीवोम होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यह एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जहां वृक्ष नहीं होते हैं और अधिकांश वर्ष बर्फ से ढका रहता है। यहां पाई जाने वाली वनस्पतियों में अल्पाइन पौधे शामिल हैं जो ठंडी और शुष्क जलवायु के अनुकूल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्य जो नामित होते हैं, ठीक है, तो उसका अधिकार किसको है ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन एक ठीक होगा, राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों के 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है, अनुच्छेद 80 के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा है एक। अब देखिए, राज्यसभा के विषय में उन्होंने पूछा है। चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। तो पहला ऑप्शन है स्थायी सदन है, दूसरा है अस्थायी सदन है, तीसरा है वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और चौथा है वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता। तो देखिए, इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। देखिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए वो स्थायी सदन कहलाता है। इसके केवल 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। चलिए आगे चलते हैं। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। तो देखिए, 14 दिन, 15 दिन, 12 दिन या 3 दिन। तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए, राज्यसभा जो है धन विधेयक को जो है अस्वीकार नहीं कर सकती, वह केवल सुझाव दे सकती है। अगर 14 दिन के बाद भी वो धन विधेयक को पास नहीं करती है तो उस धन विधेयक को स्वतः ही पास मान लिया जाता है। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। तो देखिए, इसमें नरगिस दत्त, बैजंती माला, हेमा मालिनी और जयललिता। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। पहला वाला ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, कैंपोस घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, शीतोष्ण घास बायोम, उष्ण कटिबंधनीय घास बायोम, टुंड्रा बायोम या टैगा बायोम। देखिए, इसमें कुछ शब्द आते हैं बार बार, शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधनीय, इनको हम एक बार हम समझ लेते हैं। इनके बारे में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। ये पृथ्वी है। पृथ्वी को बीचों बीच विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा काटती है 0 डिग्री अक्षांश पर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा काटती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा काटती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधनीय। और यहाँ पर जो है गर्मी पड़ती है और बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र उसको कहते हैं उष्ण कटिबंधनीय। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा काटती है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एक रेखा काटती है। तो ये वाले जो दोनों क्षेत्र हैं, इनको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध, ये वाला और ये वाला। और ध्रुवों के पास वाले जो क्षेत्र हैं, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। तो ये मैंने आपको समझा दिए हैं, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। कैंपोस घास जो है उष्ण कटिबंधीय घास बायोम है। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। यह अफ्रीकी व उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली लंबी घास है। कौन सी? कैंपोज घास। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसके बारे में जो है पिछले प्रश्न में हम देख चुके हैं। तो यह आता है अनुच्छेद 80 के अनुसार। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुंजवन कहाँ वितरित है। देखिए, कुंजवन जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वितरित है। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। कुंजवन जो है सूखी झाड़ियों वाला वन है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। इसका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, सौर विकिरण। अब आप जानते ही होंगे जो पौधे हैं वो सौर विकिरण को ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है, और प्रकाश ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा, और उन्हीं पौधों को जो है अन्य जंतु खा करके अन्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होगा वो सौर विकिरण होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाअभियोग में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में। तो इसमें जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। जो लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है उसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर सूर्य की किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें या दीर्घ तरंगों से? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, अवरक्त किरणों से। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा। देखिए राज्यसभा के विषय में फिर से एक प्रश्न आ गया है। भंग नहीं हो सकती, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है, लोकसभा व राज्य विधायिका की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। तो इसमें हम आपको पहले बता चुके हैं इसके बारे में। पहला वाला ऑप्शन सही होगा, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। उसके सिर्फ जो है 1/3 जो सदस्य है हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो देखिए इसका क्या कारण होगा, आप चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। इसका सही उत्तर होगा क्लोरीन के कारण। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है? वनों के कटाव के कारण, विकिरण के कारण, मरुस्थलीकरण के कारण, मृदा प्रदूषण के कारण? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा विकिरण के कारण। देखिए जो विकिरण है वो सीधे मनुष्य के डीएनए को प्रभावित करता है। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है? तो देखिए विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है? देखिए इसको बोलते हैं नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ठीक है, ये कहां पर है आपको बताना है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी NEERI। इसका सही उत्तर होगा नागपुर में। ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, बिहार में या असम में? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में स्थित है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, और यह जो है हेंगुल हिरण के लिए प्रसिद्ध है। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, वाराणसी में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो देखिए चमोली से, लखीमपुर से, देहरादून से या नैनीताल से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, चमोली, और उत्तराखंड में है चमोली, आप जानते ही होंगे। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। यह जंगल बचाने के लिए एक प्रसिद्ध आंदोलन है, आप इसके बारे में जानते ही होंगे, आपने सुना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय लिया गया है? इलाहाबाद से, देहरादून से, भोपाल से या पुणे से? तो देखिए भारत का मानक समय लिया गया है इलाहाबाद के पास नैनी से। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? उच्च सदन में, निचले सदन में, दोनों ऊपरी और निचले सदन में एक साथ, दोनों ऊपरी और निचले सदन में अलग से? ठीक है, अब देखिए तो उच्च सदन आप जानते होंगे राज्यसभा को कहते हैं, निचला सदन होता है लोकसभा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दोनों ऊपरी और निचले सदन में अलग से। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। दोनों सदनों में अलग अलग पारित होता है। ऑप्शन डी सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राज्यसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयोग या मंत्री परिषद? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मंत्री परिषद।
चलो ऑप्शन डी सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, फसलों को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला जीव है सांप, केंचुआ, चूहा या चींटी। तो देखिए आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। जो चूहा है वो फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन 3 इसमें सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का श्री गणेश किस वर्ष हुआ था? यानी कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भारत में, ये उन्होंने पूछा है। 50 में, 1960 में, 1965 में या 1970 में? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 1965 में, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने की थी भारत में। ठीक है, वैसे ये 66 या 67 में शुरुआत हुई थी इसकी, लेकिन 1965 में इसको मान लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में भी 1966 या 67 नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन 3 ही सही होगा, 1965। चलिए, और इसकी जो है विश्व में शुरुआत किसने की थी? तो वो हो गए नॉर्मन बोरलॉग। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा, 1965 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो देखिए सौर प्रणाली की खोज किसने की थी आपको बताना है। चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। इसका सही उत्तर होगा कोपरनिकस, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 7, 8, 5 या 6? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को कितने कृषि जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 15। ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। भारत को 15 कृषि जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन 3 सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त होती है भेड़ से, बकरी से, खरगोश से या याक से? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा जो अंगोरा ऊन है वो खरगोश से प्राप्त होती है। ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी है? तो गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है ये आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन 1 ठीक होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 समताप मंडल। समताप मंडल में जो हवाई जहाज है वो उड़ते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ जो है वायु स्थिर होती है, मौसम परिवर्तन कम होता है। तो ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। वह रेखा जो खाली स्थान अक्षांश से गुजरती है मकर रेखा कहलाती है। तो देखिए इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो गुजरती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश से गुजरती है उसे मकर रेखा कहते हैं। इसमें मिसप्रिंट हो गया है, 2 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे गलत आ गया है। तो इसमें जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से गुजरती है मकर रेखा। ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। फसलों का अध्ययन कहलाता है सस्य विज्ञान, सृजनिकी, वनवर्धन या सेरिकल्चर? तो देखिए फसलों का जो अध्ययन कहलाता है सस्य विज्ञान कहलाता है। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए 1982, 1990, 1986 या 1992? इसका सही उत्तर होगा 1986। 1986 वाला ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कृषि की वह पद्धति जिसमें जंगलों को काटकर खेती की जाती है तथा भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर भूमि त्याग दी जाती है और कहलाती है। तो देखिए ऐसी जो खेती है उसको ट्रिप खेती कहते हैं, जूम खेती कहते हैं, स्थायी खेती कहते हैं या वन खेती कहते हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 झूम खेती। ऐसी खेती को झूम खेती कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है। तो देखिए वेसाल्ट कहलाता है, लैकोलिथ कहलाता है, लावा कहलाता है या मैग्मा कहलाता है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल को कहते हैं मैग्मा। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है हवाई में, जापान में, कोलंबिया में या न्यूजीलैंड में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जापान में। जापान में सर्वाधिक ज्वालामुखी सक्रियता पाई जाती है। ऑप्शन बी ठीक करेंगे और
आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है तो कोटोपॉक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या विस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, किलायू। किलायू जो है वो हवाई में है और सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन लगाकर, वनस्पति घटाकर, अधिक सिंचाई करके, जीव जंतुओं की संख्या बढ़ाकर। मृदा अपरदन कहते हैं मिट्टी का कटाव होना। तो देखिए मिट्टी का जो कटाव है वो वन लगाकर रोका जा सकता है। ऑप्शन एक इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है तो देखिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए, मैं इसमें आपको सही वाला ऑप्शन बता देता हूं। इसमें ऑप्शन एक ठीक होगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मसूड़ों में खून बहता है तो उसे अपनी दैनिक खुराक में क्या लेना चाहिए। तो देखिए दूध, नींबू, गाजर या मक्खन। अगर किसी के व्यक्ति के मसूड़ों से खून बह रहा है तो उसे स्कर्वी नामक रोग है और स्कर्वी रोग नामक रोग की जो रोकथाम होती है वो विटामिन सी से होती है, या विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, नींबू। जो नींबू है उसमें विटामिन सी पाया जाता है और वह स्कर्वी रोग को रोकने में सहायक होता है, विटामिन सी। तो ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। ऑप्शन 3 इसमें सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए ऑप्शन का क्रम जो है वो टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसको आप इग्नोर किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्णपाती वन पाए जाते हैं तो देखिए पर्णपाती वन कहां पाए जाते हैं आपको बताना है। पर्णपाती वन का मतलब होता है जो पतझड़ होते हैं अपने पत्ते गिराते हैं। ऐसा होता है उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। ऑप्शन 4 इसमें सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। वलित पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का या क्लॉक पर्वत का। परवल लिखा हुआ पर्वत होना चाहिए था यहाँ पर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वलित पर्वत का। वलित पर्वत का क्या मतलब है, यह जो है पृथ्वी के दो टुकड़ों के टकराने से बना है। अब इस तरह से एक टुकड़ा इस तरह इधर से आया और एक टुकड़ा इधर से आया और जो दोनों आपस में टकराए तो ये जो है ऊपर की दिशा में ऐसे टकराकर उठ गए हैं, ठीक है, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार के जो पर्वत को वलित पर्वत कहते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है एक वलित पर्वत है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। जैविक संतुलन पाया जाता है तो देखिए चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए, मैं इसमें आपको सही वाला ऑप्शन बताऊंगा। जो जैविक संतुलन है वो उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटकों के बीच पाया जाता है। ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए भूपृष्ठ से परावर्तित जो अवरक्त विकिरण है उसके अवशोषण द्वारा वायुमंडल में जो तापमान वृद्धि होती है उसे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट अंग्रेजी में इसको कहते हैं। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 78.03 वायु में जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत है। ऑप्शन 3 इसमें सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो देखिए आपको मैं इसके बारे में कई बार वीडियोज में बता चुका हूं, पिछली वीडियोज में। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा व चीखता साटा क्या है। अब देखिए ठीक है, आपको ये बताना है कि समुद्री तूफान है, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं या प्रशांत महासागरीय धाराएं हैं। तो देखिए गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा या चीखती साटा जो है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील या विक्टोरिया न्याजा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।